नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जहाँ पे हम लोगों ने पिछले इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट की 11th क्लास की किताब छोड़ी थी, वहीं से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे द हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज़ की। मैंने आपको इनके बारे में पहले ही बताया था, ये अप्रॉक्सीमेटली किसके पीछे पढ़ते हैं। तो ये पढ़ते हैं रावी इन द वेस्ट एंड काली अ ट्रिब्यूटरी ऑफ घग्गर इन द ईस्ट। तो अच्छा, एक और दो पॉइंट्स और बता देता हूँ, फिर मैप में आपको समझाता हूँ। इट इज़ ड्रेन्ड बाई टू मेजर रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया, द इंदस एंड द गंगा। ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस रावी बी सतलज, और गंगा यमुना और घग्गर। अब देखिए क्या बताया जा रहा है। अगर आप यहाँ पे नक्शा देखो, तो नक्शा देखोगे तो ये क्या बोल रहा है कि भैया रावी रिवर इसकी वेस्टर्न बाउंड्री बनाती है। तो अगर इसकी रावी रिवर वेस्टर्न बाउंड्री बनाती है, यहाँ पे आपको रावी नजर आ रही है, ये रही आपकी रावी रिवर। अब रावी रिवर इधर, और ओवरऑल आप कह सकते हो काली रिवर नेपाल बॉर्डर के। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका हो गया हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय, जिसमें हिमाचल प्रदेश में हिमाचल हिमालयाज हैं और उत्तराखंड में उत्तराखंड हिमालयाज हैं। और यहाँ पे जो इलाका है वो दो रिवर सिस्टम्स का पार्ट है, एक इंदस रिवर सिस्टम का, एक गंगा रिवर सिस्टम का। इंदस रिवर सिस्टम की कौन कौन सी दिख रही है आपको, तो देखो इंदस, झेलम और चिनाब तो बहुत नॉर्थ में, बट रावी, ब्यास और सतलज, सतलज अभी शिपकीला पास तो आपका आप देख सकते हो यहाँ से एंट्री हमारी हिमाचल प्रदेश से ही। देखिए शिपकीला पास जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, तिब्बत के साथ बाउंड्री लगाता है, वहां से सतलज इंडिया में एंट्री मारती। तो ये शिपकीला सतलज पूरी हिमाचल प्रदेश से बह रही है, ब्यास भी है हिमाचल प्रदेश में, रावी भी है। तो इन हिमाचल हिमालयाज में और उत्तराखंड हिमालयाज में रावी, बीस, सतलज ये रिवर्स मिलती हैं। और ओवरऑल आपको गंगा की घग्गर और यमुना इन पर्टिकुलर इलाकों में मिल जाएगी। तो आप कह सकते हो कि ये रिवर सिस्टम्स इन पर्टिकुलर हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय से निकलती हैं। फिर क्या बताया जा रहा है, द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमाचल हिमालयाज इज एन एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख कोल्ड डेजर्ट विच लाइज इन द स्पीति सब डिवीजन ऑफ लाहौल एंड स्पीति। तो क्या बोला जा रहा है कि भैया हिमाचल हिमालयाज का जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है वो लद्दाख कोल्ड डिवीजन का पार्ट है, कोल्ड डेजर्ट का पार्ट है, जो कि स्पीति डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लाहौल और स्पीति में पड़ता है। तो आप ये देखोगे कि ये ओवरऑल ये जो लद्दाख है, इसका जो आप कह सकते हो कि ओवरऑल साउदर्न मोस्ट इलाका है, लाहौल स्पीति की जो डिस्ट्रिक्ट है आपकी, ये हिमाचल प्रदेश का नॉर्दर्न मोस्ट इलाका। तो ये जो हिमाचल हिमालयाज का, इनफैक्ट हिमाचल हिमालयाज का जो नॉर्दर्न मोस्ट इलाका है वो लद्दाख कोल्ड डिजर्ट का पार्ट है। ये जो लाहौल स्पीति है ये बिल्कुल जो हिमाचल प्रदेश के नॉर्दर्न इलाके आते हैं ना, वहां पे डिस्ट्रिक्ट है। तो लाहौल स्पीति है आपकी हिमाचल प्रदेश में, बट लाहौल स्पीति भी एक प्रकार का आप कह सकते हो कोल्ड डिजर्ट है। और किसका पार्ट है, तो आप कह सकते हो कि लद्दाख का जो कोल्ड डिजर्ट है उसका ये एक्सटेंशन है। तो अगर आप देखो तो ओवरऑल अगर यहाँ पे हम इसकी वेस्टर्न बाउंड्री मार रहे हैं रावी नदी पे, ठीक है, ये रही रावी नदी, तो कुछ यहाँ पे कह सकते हो आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख। गॉट इट। ये कुछ एक एक करके पॉइंट्स मैं आपको बताते जा रहा हूँ। एक एक लाइन देखिए हमारे लिए समझना जरूरी है, दैट्स द मेन पॉइंट। फिर क्या बताया जा रहा है कि भैया तीनों रेंजेस हिमालयाज की आपको इनमें मिलेंगी। ग्रेट हिमालयन रेंज भी मिलेगी, लेसर हिमालयाज भी मिलेगी, शिवालिक रेंज भी मिलेगी। तो आप देखिए, अगर आप देखो तो ग्रेट हिमालयन रेंज ये जा रही है दौड़ती हुई, तो ये ग्रेट हिमालयन रेंज आपकी हिमाचल हिमालय से भी निकल रही, उत्तराखंड हिमालय से भी निकल रही। उसके नीचे आप देखोगे तो ये जो डिसकंटिन्यूस रेंज है इसको आप लेसर हिमालयाज बोलते हो। और उसके साउथ में आप चले जाते हो तो यहाँ पे आपको नजर आएगी शिवालिक रेंज। ठीक है भाई। तो कहने का मतलब क्या है कि भैया ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज, तो ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज और शिवालिक रेंज, ये तीनों बहुत प्रोमिनेंटली पास करती हैं हिमाचल उत्तराखंड हिमालय से। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपके लेसर हिमालयाज इस पर्टिकुलर जोन से पास करते हैं, मतलब हिमाचल और उत्तराखंड वाले जोन से पास करते हैं, इनको क्या बोला जाता है ये समझिए। इनको बोला जाता है धौलाधर रेंज। धौलाधर रेंज इनको कहाँ बोला जाता है, हिमाचल प्रदेश में। और नाग टिब्बा रेंज बोला जाता है इनको उत्तराखंड में। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इस नक्शे को देखो, इस नक्शे में चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे आपको ये धौलाधर रेंज दिख रही है हिमाचल प्रदेश में, ये हिमाचल प्रदेश है जो ब्लू ब्लू रंग में आपको नजर आ रहा है। तो ओवरऑल ये जो आपके मिडिल हिमालयाज हैं, इन मिडिल हिमालयाज को आप हिमाचल प्रदेश में धौलाधर रेंज बोलते हो। और यही मिडिल हिमालयाज जब आपके उत्तराखंड में पहुंच जाते हैं तो उनको आप नाग टिब्बा बोलते हो। अगर आपको धौलाधर रेंजेस का सबसे बेस्ट व्यू देखना है तो एक शहर है आपका धर्मशाला।
धर्मशाला मकलाडगंज से एक ट्रैक शुरू होता है, उस ट्रैक का नाम है त्रिउंड ट्रैक। जब आप त्रिउंड ट्रैक में जाओगे ना ऊपर, तो वहां से जो सामने आपको रेंज नजर आएगी ना, वो धौलाधर रेंजेस है। तो वो धौलाधर रेंजेस क्या है, वो मिडिल हिमालयाज है। आप सोचिए वो मिडिल हिमालयाज ही आपको इतने ऊंचे ट्रैक पे जाने के बाद इतने ऊंचे दिखेंगे, तो आप समझ सकते हो ग्रेटर हिमालयाज तो कितने ऊंचे होंगे। अब अगर आप लेसर हिमालयाज की बात करते हो, ठीक है ना, जो मिडिल हिमालयाज है, तो लेसर हिमालयाज में जो हाइट है लगभग 1000 से 2000 मीटर। इसके चलते हुआ क्या कि जो ब्रिटेन से लोग आए थे, उनको लगा कि यहाँ पे हिल स्टेशन बनाए जाने चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड में टेम्परेट टाइप का क्लाइमेट है, सुहावना मौसम होता है, ठंडी में तो काफ़ी ठंडी हो जाती है, तो उनको आदत नहीं थी गर्मी की, तो वो लोग हिल स्टेशन वगैरह प्रेफर करते थे। गर्मियों में वो हिल स्टेशन ही चले जाते, तो सर्दियों में उनको प्लेन्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो बहुत सारे यहाँ पे हिल स्टेशन डेवलप हुए हैं, धर्मशाला, मसूरी, शिमला, काओसनी, और कुछ कैंटोनमेंट टाउन्स और हेल्थ रिजॉर्ट्स भी, जैसे शिमला, मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लैंड्सडाउन, रानीखेत, ये सब काफ़ी डेवलप्ड थे इस रीजन में। फिर अगर आप देखो तो जो दो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं इस रीजन के फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजियोग्राफी, वो है शिवालिक्स और दून फॉर्मेशन। शिवालिक्स और दून फॉर्मेशन दोनों को देखते हैं भाई। शिवालिक तो आपको पता है कि तीसरी जो रेंज है आपकी हिमालय की, वो शिवालिक है। सबसे पहले ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक। शिवालिक के बारे में बेसिक इन्फो मैंने आपको पहले बताई। दून्स भी इस इलाके में, आप देखो फर्क आपको यहाँ पता चल जाएगा। ये कुल्लून शान की जो स्लोप है, ये माउंटेन रेंज है आपकी तिब्बत के आगे। ये आपका तिब्बत प्लेट्यू दिख रहा है। अगर आपको मैप में आइडिया ना हो कि कुल्लून माउंटेन्स कहाँ पे हैं, कुल्लून शान रेंज कहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रही है। राइट साइड पे आप प्लेट्यू ऑफ तिब्बत दिख रहा है, आपको यहाँ पे कुल्लून माउंटेन्स दिख रहा है, जो टकला मकान डेजर्ट है ना चाइना के, उसके नीचे तारिम बेसिन के नीचे देखिए, तो यहाँ पे कुल्लून शान डेजर्ट दिख रहा है। ये जो काराकोरम रेंज लिखा हुआ है ना, काराकोरम रेंज के नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे कुल्लून माउंटेन्स है। तो तिब्बत प्लेट्यू का आप कह सकते हो कंपेरेटिवली नॉर्थ में आपकी कुल्लून रेंज है। कुल्लून रेंज से नीचे है तो तिब्बत पठार उठा हुआ इलाका। वैसे मैं बता दूं, ये जो फिगर है ये बेसिकली सी लेवल को दर्शा रहा है कि कौन कितना समुंदर से ऊपर है। एग्जैक्ट यहाँ पे हाइट तो नहीं लिखी हुई है, लेकिन अगर आप गंगा प्लेन्स की बात करो, ठीक है ना, जैसे ये गंगा प्लेन है। अब गंगा प्लेन आपको पता है कि आप कह सकते हो कि 1000 से 2000 मीटर जो डिप्रेशन बनाता है उस पर 1000 से 2000 मीटर। लेकिन ओवरऑल अगर आप बेस के सी लेवल से देखो, तो अगर गंगा प्लेन इतने ऊपर है तो कुल्लू शान इतना ऊपर, तिब्बत पठार है चूंकि प्लेट्यू, तो ये भी ऊपर है। फिर कैलाश रेंज, अच्छा कैलाश रेंज भी कंटिन्यूअस नहीं है, ओके, बट अब नेपाल के नॉर्थ में देखोगे, ठीक है, तिब्बत प्लेट्यू के साउथ में देखोगे तो आपको कैलाश रेंज दिख जाएगी। हाँ, हमारे जो आप नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय में जब पहुंचोगे तो आपको नजर आएगी भाई लद्दाख रेंज। फिर लद्दाख रेंज आपको दिख रही है। अब यहाँ पे ग्रेट हिमालयाज की हाइट देखिए और मिडिल हिमालयाज की हाइट देखिए, और शिवालिक तो भाई ग्रेट और मिडिल के हिसाब से कुछ भी नहीं है, समझ गए। शिवालिक को आउटर हिमालयाज भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो मिडिल हिमालय यहाँ पे, सॉरी ग्रेटर हिमालय यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा ऊंचे नजर आ रहे हैं, मिडिल हिमालय उससे कम है। मिडिल हिमालय से ऊंचे तो यहाँ पे आपको कुल्लू माउंटेन्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो मिडिल हिमालयाज बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं है, बट उतने ऊंचे हैं कि वहाँ पे मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है टेम्परेचर वाला। इसलिए आपको देखोगे कि जो हिल स्टेशन हमारे हैं वो ये सब आपको मिडिल हिमालयाज में मिलेंगे। अच्छा, शिवालिक की बात की जाए तो ये जो शिवालिक नाम का जो शब्द है ना, आप कह सकते हो इसकी जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, देहरादून के पास एक जगह है शिववाला, वहाँ पे हुई है। अब ये जो शिववाला नाम की जगह है, ये एक समय पे हेडक्वार्टर हुआ करता था इंपीरियल सर्वे का, ठीक है। बाद में इंपीरियल सर्वे के जो परमानेंट हेडक्वार्टर्स थे वो देहरादून में बने। तो ऐसा बोला जाता है कि शिववाला में इंपीरियल हेडक्वार्टर, इंपीरियल सर्वे मतलब ब्रिटेन के समय पे जो सर्वे वगैरह होती थी, जियोलॉजिकल सर्वे, उसका हेडक्वार्टर्स आपका शिववाला में था। इसलिए जो सबसे आउटर माउंटेन रेंज है, आउटर हिमालय, उनका नाम शिवालिक रख दिया गया। रही बात दून्स की, तो दून कौन कौन से आते हैं यहाँ पे, तो चंडीगढ़ कालका दून, लालागढ़ दून, देहरादून, हरिके दून, कोटा दून। इन दून्स के बारे में आपको बता चुका हूँ, ये भी माउंटेन वैलीज में ही बनते हैं। बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो खड्डे नहीं होते उसमें, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं स्टीप नहीं होते हैं। देहरादून सबसे बड़ा दून है, इसकी अप्रॉक्सीमेट 35 से 45 किलोमीटर, विड्थ 22 से 25 किलोमीटर। फिर अगर आप देखो तो जो ग्रेट हिमालयन रेंज है, अच्छा देहरादून की मैं आपको खास बताता हूँ। अगर आप देहरादून में रहे हो, ठीक है ना, देहरादून से अगर मान लो आप दिल्ली के लिए बस पकड़ो, मैंने पकड़ी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देहरादून दून किस हिसाब से बना, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप देहरादून की बात करो तो जो भी देहरादून में रहता है वो लोग 1 घंटे की
कार ड्राइव लेके मसूरी वगैरह घूमने चले जाते हैं। मैं 1-1.5 साल रहा हूँ, तो कभी कभी मेरे फादर का ट्रिप लगा करता था, मेरे फादर पीएनबी में थे, तो मैं भी गाड़ी में बैठ के आपको मसूरी चला जाता था। ठीक है भाई, देहरादून से मसूरी 1 घंटे का रास्ता है, 1-1.5 घंटे का। अब अगर आप देहरादून से बस पकड़ के दिल्ली आते हो तो आप देखोगे कि कुछ समय के बाद पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है और नीचे की ढलान शुरू हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है, जब आप देहरादून से ऊपर जा रहे हो तो मसूरी आ रहा है, माउंटेन है वो अपना अलग, और जब आप देहरादून से नीचे की तरफ दिल्ली की तरफ जा रहे हो तो भी रास्ते में माउंटेन आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो देहरादून है ये 2 माउंटेन के बीच में है। तो 2 माउंटेन के बीच में एक बड़ी समतल जमीन अगर बन जाती है, एक ब्रॉड वैली अगर बन जाती है, उसको दून बोलते हैं। बस सिंपल भाषा में समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब जो ये ग्रेट हिमालयन रेंज है, यहाँ पे भोतिया नाम की कम्युनिटी रहती है। ठीक है भाई, ये जो भोतियाज हैं ये नोमैडिक ग्रुप है, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं अपनी भेड़ बकरियां लेके। ये भाई गर्मियों में बुग्याल चले जाते हैं। बुग्याल मतलब जो हायर रीचेस होती हैं, जो हायर माउंटेन रेंजेस होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, ये गर्मियों में हल्की फुल्की घास वगैरह उगाती है, जो टेम्परेचर होता है वो रहने लायक हो जाता है। तो अपनी भेड़ बकरी लेके जो बुग्याल हैं ये सीधे सीधे समर ग्रासलैंड्स में चले जाते हैं ऊंचाइयों पे, और विंटर्स के समय पे ये वापस वैली में वापस आ जाते हैं, मतलब माउंटेन रेंज से नीचे उतर आते हैं अपनी भेड़ बकरियां लेके। ये इनका कंस्टेंट मूवमेंट है, ये इन्हीं का काम ही इनका यही है। फिर इसी रीजन में आपको ग्रेट हिमालयन रीजन में आपको क्या मिलेगा, मतलब ये अभी बात हो रही है आपकी हिमाचल उत्तराखंड हिमालयस में, तो हिमाचल उत्तराखंड हिमालयस में आपको क्या मिलेगा, वैली ऑफ फ्लावर्स मिलेगा। ठीक है भाई, वैली ऑफ फ्लावर्स मिलेगा यहाँ पे। फिर हायर रीचेस में जाएंगे तो गंगोत्री, यमुनेत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, ये भी यहीं पे सिचुएटेड है। तो अगर देहरादून में रहते हो तो देहरादून से ट्रिप्स चलते हैं आपकी गंगोत्री के लिए, यमुनोत्री के लिए, केदारनाथ के लिए, तो ये भी आपका उत्तराखंड और हिमाचल हिमालयस में ही आते हैं। फिर इस रीजन में पाया जाता है द 5 फेमस प्रयाग रिवर कॉन्फ्लुएंसेस। इन रिवर कॉन्फ्लुएंसेस के बारे में चैप्टर 3 में भी बात की जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रयाग के बारे में जानना चाहते हो तो मैं बहुत डिटेल में ऑलरेडी एक वीडियो में समझा चुका हूं, मैं अलग से इसमें नहीं बनाने वाला हूं। गंगा यमुना रिवर सिस्टम पार्ट 1, ये जो पहला पार्ट है गंगा यमुना रिवर सिस्टम, ये 2 साल पहले लगभग मैंने बनाया था। इसमें ऑलरेडी मैंने आपको 5 प्रयाग के बारे में बता दिया है, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग। ठीक है, आप इस पर्टिकुलर वीडियो को एक बार देख लो, आपको सारे प्रयाग समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट पार्ट है इसका। इनफैक्ट रिवर्स की बात कर ही दिए तो रिवर्स ऑफ इंडिया की एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे सेक्शन चैनल पे। वहाँ पे इंदस रिवर सिस्टम, ठीक है, गंगा यमुना रिवर सिस्टम के 3 पार्ट मैंने बनाए जो कि काफ़ी बड़ा है। फिर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में मैंने पूरा समझाया, गोदावरी रिवर सिस्टम, महानदी रिवर सिस्टम, कृष्णा रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर्स ड्रेनिंग इन अरेबियन सी एंड पेनिनसुलर रिवर्स ड्रेनिंग इन बे ऑफ बंगाल। ये सब मैं इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में समझा चुका हूँ। तो वैसे तो देखिए जब ड्रेनेज चैप्टर आएगा तो ड्रेनेज चैप्टर में बहुत सारा रेफरेंस तो मैं इन्हीं वीडियोस का आपको दूंगा, क्योंकि अलग से वही चीज़ मैं बार बार बनाता आपको अलग से पढ़ाऊँ कोई मतलब नहीं है। हाँ, कुछ जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे वो मैं बता दूंगा डेफिनेटली। अगर आप इन प्रयाग्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ये जो पहली वीडियो को मैंने रेफरेंस दिया इसको देख लीजिए, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत डिटेल में मैप्स के साथ समझाया, आपको सब वहाँ पे समझ में आएगा कि भैया गंगा कहाँ से ओरिजिनेट हुई, इसमें कौन कौन सी नदियाँ मिली, जिस जगह पे मिली उसको कौन सा प्रयाग कहा गया, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब मैंने बताया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयस की। अगर आप दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयस की बात देखिए, नेपाल हिमालयस हमने पूरे छोड़ दिए, क्योंकि फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया की बात हो रही है, तो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में नेपाल तो देखिए आता नहीं है, तो जो इंडिया में आएगा उसकी बात हो रही है। तो अब बात करेंगे दार्जिलिंग और नेपाल सॉरी सिक्किम हिमालयस की। तो आप देखोगे कि इनके वेस्ट में आते हैं नेपाल हिमालयस और इनके ईस्ट में आते हैं भूटान हिमालय। मैं थोड़ा बेसिक इन्फो पढ़ देता हूँ फिर समझाता हूँ। इट इज रिलेटिवली स्मॉल बट इट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द हिमालयस, known for its fast flowing rivers such as Teesta. It is a region of high mountain peaks like Kanchenjunga and deep valleys. तो भैया देख लेते हैं कहाँ पे आपको दिख रहे हैं सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय। यहाँ तो खैर दिख ही नहीं रहे, मैं दूसरा मैप खोलता हूँ। इधर देखिए, यहाँ पे आपका मैप खत्म, नेपाल खत्म हो गया, इधर इधर आपका भूटान है, यहाँ पे आपका डोकाला वो है क्या नाम से डोकाला जो स्टैंड ऑफ वाला पॉइंट था इंडिया चाइना को, यहाँ जेलेपला पास है। अब ये जो पूरा का पूरा आपको ये इलाका दिख रहा है ये रहा सिक्किम। ठीक है,
और इसके जस्ट साउथ में है जो वेस्ट बंगाल जोड़ रहा है, वहाँ है आपके दार्जिलिंग हिमालयस। तो दोस्त समझ गए, ऊपर आपके सिक्किम हो गए तो सिक्किम हिमालयस हो गए, नीचे जस्ट आप जैसे वेस्ट बंगाल में एंट्री मारोगे वहाँ दार्जिलिंग है तो दार्जिलिंग हिमालयस हो गए। जब आप लोग लैंड करते हो बागडोगरा एयरपोर्ट पे, तो बागडोगरा एयरपोर्ट से लोग दार्जिलिंग भी जाते हैं, सिक्किम भी जाते हैं, उधर घूमने जाते हैं, दोनों जगह घूमते हैं। ज़्यादा फर्क नहीं, 40-50 किलोमीटर का फर्क है, ठीक है। तो और दार्जिलिंग के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये लोग वेस्ट बंगाल से पॉलिटिकली अलग होना चाहते हैं। वहाँ पे दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल की काफ़ी चलती है। ओवरऑल अमित शाह जी इस चक्कर में काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। हो सकता है मेरी वीडियो आप 5-6 साल बाद देख रहे हो तो भी मैं आपको बता दूं कि हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस दार्जिलिंग का बहुत बड़ा है। वहाँ पे दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल की चलती है। ओवरऑल वो अपने आप को अलग समझते हैं, गोरखा कम्युनिटी डोमिनेंट है वहाँ पे। तो दार्जिलिंग, और हमने बात की किसकी, सिक्किम की। अब देखिए इसकी थ्योरी बताता हूँ। हाँ, ये जो पर्टिकुलर हिमालयन रेंज है ये एक और चीज़ के लिए जानी जाती है, ये जानी जाती है तीस्ता नदी के लिए। और तीस्ता नदी आपको इस मैप में बिल्कुल क्लियर नहीं नज़र आ रही। अगर आप देखो तो ये दिख रही है आपको तीस्ता नदी, ये भैया सिक्किम से बहती हुई सीधे आती है, ठीक है, नीचे की तरफ। ओके, आगे जा रही जा रही जा रही जा रही जा रही जा रही फाइनली आपकी बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। तो तीस्ता नदी में काफ़ी पानी होता है, काफ़ी स्पीड से बहती है जो आपकी तीस्ता रिवर है। तो यही बताया जा रहा है यहाँ पे, नोन फॉर इज फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। तीस्ता रिवर काफ़ी तेज़ी से बहती है यहाँ पे, चूँकि पीक से एकदम से निकलती है तो बहुत तगड़ी इसकी स्पीड होती है। कंचनजंगा पीक भी यहीं पे, और बहुत सारी डीप वैलीज हैं। यहाँ पे जो ट्राइब्स बहती हैं वो लेपचा ट्राइब्स है। जब मैं गया था, मैं खुद वहाँ पे जो भी म्यूजियम, जब भी आप कभी गैंगटॉक घूमने जाओगे ना, तो जिस भी म्यूजियम में आपको लेके जाएंगे, वैसे तो उनका सरकार का एक ही म्यूजियम है, उस म्यूजियम में आपको लेपचा ट्राइब्स के रहन सहन का तरीका, वो कौन से कपड़े पहनते हैं, क्या उनके कल्चर के पार्ट हैं, उनके राजा रानी कौन है, सब वहाँ पे आपको बताया जाएगा। हालांकि एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप दार्जिलिंग की बात करो तो दार्जिलिंग में मिक्स्ड पॉपुलेशन, नेपाली भी पाए जाएंगे आपको, बंगाली भी मिलेंगे, सेंट्रल इंडिया के आपको ट्राइबल्स भी मिलेंगे। अब सबसे खास बात यह है कि सेंट्रल इंडिया के ट्राइबल्स क्यों मिलेंगे, ये आगे ही बताया गया। देखिए क्या लिखा है, द ब्रिटिश टेकिंग एडवांटेज ऑफ फिजिकल कंडीशंस सच एज मॉडरेट स्लोप, थिक सॉइल कवर with high organic content, well distributed rainfall throughout the year, mild winters, introduced tea plantations in the region। देखिए यहाँ पे जो दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग की जो साउदर्न स्लोप है, वहाँ पे साउदर्न स्लोप्स में क्या हो रहा है कि जो स्लोप है वो थोड़ी जेंटल है और पानी यहाँ पे ठीक ठाक बरसता है, तो उसके चलते टी प्लांटेशन को यहाँ चालू किया गया। और जब अंग्रेजों ने यहाँ पे टी प्लांटेशन चालू किया तो काम करने के लिए वर्कर चाहिए थे। वर्कर आप सेंट्रल एशिया से पकड़ के लाए, इसलिए सेंट्रल एशिया के लोगों की यहाँ पे अच्छी खासी आबादी पाई जाती है। और सबसे खास बात यह कि दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयस में आपको शिवालिक नहीं मिलेंगे। आपको पता है ना 3 माउंटेन रेंजेस है, ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक। शिवालिक को आप आउटर हिमालयस ही बोलते हो। आउटर हिमालयस यहाँ पे मिसिंग है, केवल ग्रेटर हिमालयस और मिडिल हिमालयस मिलेंगे आपको, और वो ग्रेटर हिमालयस मिडिल हिमालयस भी यहाँ पे मिक्स हो रहे होते हैं। तो बेसिकली शिवालिक इज मिसिंग हियर, इट इज कॉन्स्पिशियस बाय द एब्सेंस ऑफ शिवालिक। सिमिलरली आप देखोगे कि अरुणाचल प्रदेश में भी आपको शिवालिक्स नहीं मिलेंगे। शिवालिक की जो जगह है यहाँ पे बनेंगे दुआर फॉर्मेशन। इसको आप कभी कभी ऐसे लिखते हो DOOAR, दुआर। अब आप बोलोगे दुआर क्या है, मैं पहले तो ये बता दूं कि दुआर को टी गार्डन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले आपको समझना है दुआर होते क्या है। तो देखिए दुआर्स क्या है। दुआर्स आर एल्यूवियल फ्लड प्लेन्स इन द ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया that lies south of the outer foothills of the Himalayas north of the ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। तो जैसे ही आपके हिमालय खत्म हुए, समझिए जैसे ही आपके हिमालय खत्म होंगे, एक फिगर से दिखा के बनाता हूं, ओके, ये हिमालयन रेंज है, ये नीचे उतरी। अब जब नीचे उतरी यहाँ पे तो आगे ब्रह्मपुत्र नदी आएगी, बाकी जो नदी बहती हैं वो आएंगी आसाम वगैरह में, अरुणाचल प्रदेश साउथ में जाएगा। लेकिन हिमालय खत्म होने के बाद और आगे नदी आने के बाद बीच में एक जेंटल स्लोप आएगी, और उस जेंटल स्लोप में आपको इनफ क्वांटिटी में एल्यूवियल सॉइल मिलेगा। ये जो जेंटल स्लोप है ना, इसी को आप द्वार बोलते हो। और ये द्वार ज्योग्राफिकली और जियोलॉजिकली दे आर वेरी मच फेवरेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ टी। इसीलिए द्वार फॉर्मेशन में बहुत टी वगैरह उगाई जाती है। सिक्किम वगैरह घूमने जाओगे तो एक स्पॉट तो आपका टी प्लांटेशन ही होता है। हालांकि हिल स्टेशन में टी प्लांटेशन दिखा दिखा के जो टूरिस्ट है को उल्लू बनाते हैं लोगों को। फिर अगर आप देखो तो सिक्किम और जो दार्जिलिंग हिमालयाज हैं अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए, रिच फ्लोरा और फोना के लिए पाए जाते हैं। बहुत अलग अलग प्रकार के ऑर्चिड्स मतलब जहाँ पे फ्रूट्स वगैरह उगाए जाते हैं। फिर बात करते हैं किसकी, अरुणाचल हिमालयाज की।
अरुणाचल हिमालय के बारे में देखिए तो ये भूटान हिमालय से ईस्ट में शुरू होते हैं। ना हमने भूटान की बात की ना नेपाल की बात की, बिकॉज दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे स्पेसिफिकली। तो भाई भूटान हिमालय से लेके दीफू फास्ट इन द ईस्ट में पड़ेगा आपका अरुणाचल। इसकी लोकेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो माउंटेन्स है वो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट कुछ ऐसे उठ रहे हैं यहाँ पे पहाड़। तो देख लेते हैं एक बार किस तरीके से उठ रहे हैं यहाँ पे पहाड़। नीचे इसकी इमेज है, उसी इमेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो आपको पहाड़ दिखेंगे, यहाँ पे खत्म हो गए, ये ऐसे दिखेंगे इस तरीके से उठते हुए। इनको मैंने पहले भी दिखाया आपको। इस पर्टिकुलर फिगर में देखिए, ये दिख रहा है आपको, इस तरीके से पहाड़ आपको उठते हुए दिख रहे हैं। तो ये क्या है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। इनका ओरिएंटेशन कुछ ऐसा है। ठीक है भाई, ओके। अब दूसरा क्या बताया कि भूटान के ईस्ट से शुरू हुए दीफू पास। दीफू पास इज समवेयर हियर, तो दीफू पास तक है। तो यहाँ पे अगर शुरू हो रहे हैं तो दीफू पास पे लगभग यहाँ कहीं पे ये खत्म हो रहे हैं। तो इतने हैं आपके अरुणाचल हिमालय, यहाँ से लेके यहाँ तक है आपके अरुणाचल हिमालय। ठीक है भाई, ये तो अरुणाचल हिमालय की हमने बेसिक इन्फो देख ली। फिर अरुणाचल हिमालय के बारे में बात की जाए तो और कुछ इसके पॉइंट्स देखते हैं, कौन कौन सी इसमें बड़ी बड़ी माउंटेन पीक्स हैं। तो भाई यहाँ पे आपको कांगतू माउंटेन पीक, नामचा बरुआ माउंटेन पीक मिलेगी। बहुत फास्ट फ्लोइंग रिवर्स यहाँ पे बहती हैं। बिल्कुल पहाड़ी इलाका है, एकदम से रिवर हाइट से नीचे गिरती है, पहाड़ काटती हुई निकलती है। बहुत सारे गॉर्जेस बनते हैं। गॉर्जेस में कई बार आपको बता चुका हूँ 11th फिजिकल ज्योग्राफी में भी, पहले भी, तो मैं बार बार गॉर्जेस की फोटो आपको नहीं दिखा रहा हूँ। इनफैक्ट ब्रह्मपुत्रा भी जब राइट एंट्री मारती है तो नामचा बरुआ गॉर्ज में एंट्री मारती है। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर फिगर को देखो तो जब यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा ने राइट एंट्री दी तो यहाँ पे जब वो घुसी ना एज दिहांग रिवर, तो वो जिस जगह पे घुसी वो नामचा बरुआ गॉर्ज बनाते हुए घुसी। इसलिए आप बोलते हो कि नामचा बरुआ गॉर्ज पे जो आपकी ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है ये इंडिया पे एंट्री मार रही है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर सच एज कामेंग, द सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग एंड लोहित। ये भी यहीं पे पाई जाती है। तो कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग, लोहित, ये सब नदियां पाई जाती हैं। ड्रेनेज में मैं आपको इन सारी नदियों के बारे में बताऊंगा। देखिए नॉर्थ ईस्ट नदियों का जो सिस्टम है वो मेरी इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर नहीं है। हल्का फुल्का आइडिया मैं यहाँ पे भी दूंगा और अगली वीडियो में भी आपको बताऊंगा। अब इस जगह पे जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। मतलब ऊंचाई से गिरते हुए पानी से टरबाइन घुमा के यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल यहाँ तगड़ा है। फिर खास बात ये कि अरुणाचल हिमालय में बहुत सारी एथनिक ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मोनपा कम्युनिटी, अबोर कम्युनिटी, मिशमी, नीशी, नागास, और ये सब झूमिंग करते हैं। झूमिंग मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको आप स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। ये इलाका बायोडाइवर्सिटी में बहुत अच्छा है और इस बायोडाइवर्सिटी को यहाँ की इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ ने ही बचा के रखा है। इनकी जो टोपोग्राफी है वो काफ़ी रग्ड है, तो रग्ड टोपोग्राफी के चलते इंटर वैली ट्रांसपोर्टेशन लिंकेज मुश्किल है। अब इसका क्या मतलब है और क्या लिखा है, Hence most of the interactions are carried on through दुआर region along the अरुणाचल असम बॉर्डर। ये समझने की कोशिश कीजिए, अरुणाचल हिमालय में ऊंचे ऊंचे पहाड़, अब ऊंचे ऊंचे पहाड़ की जो बीच की वैलियां हैं स्टीप। अभी मान लो एक पहाड़ ऐसे, एक पहाड़ ऐसे, ये एक वैली, ये एक वैली। अब अगर आपको इस वैली से इस वैली में जाना है तो शॉर्टकट जल्दी मिलता नहीं है यहाँ पे। फिर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे दुआर रीजन में आना पड़ेगा। दुआर रीजन कौन सा रीजन, जहाँ पे हिमालय कम खत्म हो गए, एक स्लोप शुरू हो गई, जेंटल स्लोप, जहाँ पे टी वगैरह उगाई जाती है। मैंने दुआर्स के बारे में बताया। तो यहाँ आओ, दुआर्स में ऐसे ट्रेवल करो, फिर इस वैली में जाओ। कुछ इस प्रकार से ट्रेवल होता है इस इलाकों में। गॉट इट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स की। अब अगर ईस्टर्न हिमालयाज की बात की जाए तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इनका अलाइनमेंट है वो नॉर्थ टू साउथ है। यहाँ पे देखिए नॉर्थ से साउथ जा रहा है ये पतकई बुम, नागा हिल्स नॉर्थ टू साउथ, मीजो हिल्स जिसको आप लुशाई हिल्स भी बोलते हो वो भी नॉर्थ से साउथ। तो आप कह सकते हो कि इनके अलग अलग नाम हैं, जैसे कि अरुणाचल में पतकई बिम, फिर अगर आप नागालैंड पहुंचोगे तो नागा हिल्स, मणिपुर में मणिपुर हिल्स, और अगर आप मिजोरम में पहुंच जाओगे तो या तो मिजो हिल बोल लो या लुशाई हिल्स बोल लो। छोटे हिल्स हैं, इनके आसपास बहुत सारे न्यूमरस ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं जो कि झुम कल्टीवेशन यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को करते हैं। मीजो हिल्स के एक छोटा सा नज़ारा देखने में तो काफ़ी, देखिए माउंटेन रेंजेस तो वैसे भी काफ़ी खूबसूरत लगती हैं।
फिर अगर बात की जाए तो ये छोटे छोटे हिल्स के बीच में से बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। हम नदियों की यहाँ पे आपको थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई। जैसे कि अगर आप देखो तो जो बराक नदी है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिवर इन मणिपुर एंड मिजोरम। तो मणिपुर मिजोरम के पास से बराक नदी बह रही है। देखें जरा इस बराक नदी को, तो यहाँ पे आपको बराक नदी दिख रही है। देखिए ये बराक नदी आगे जाके किस में मिल रही है, तो आप कह सकते हो कि जो मेघना नदी है आपकी बांग्लादेश में, उसमें मिल रही है। ये बराक नदी दिख रही है आपकी आसाम से भी बह रही है, आपकी मणिपुर से भी बह रही है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली बराक नदी दिख रही है। आई होप आप देख पा रहे हो इस बराक नदी को। नीचे की तरफ ऊपर जो बड़ी सी स्ट्रीम दिख रही है आपको, जिसमें बहुत सारी नदियां गिर रही हैं, जैसे कि सियांग, दिबांग, दिबांग तो खैर नामचमर वगाट से आ रही है, लोहित हो गई, फिर बूढ़ी दिंग, आपकी दिसांग, बिखो, सुबनसिरी, धनसिरी, कपिली। तो ये बहुत सी नदियां हैं जो आपकी ब्रह्मपुत्रा में गिर रही हैं। बट नीचे की तरफ आपको एक बराक नदी दिख रही है। अब ये जो बराक नदी है आप देखेंगे तो ये मणिपुर और मिजोरम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस अगर आप मणिपुर की फिजियोग्राफी देखते हो तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी लेक पाई जाती है, जिसको आप बोलते हो लोकटक लेक। ये लोकटक लेक चारों तरफ से माउंटेन से ढकी हुई है। लोकटक लेक का एक सीन यहाँ पे दिख रहा है आपको, थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का सीन है तो देखने में मज़ा नहीं आता। एक सीन लोकटक लेक का मैं आपको दिखाता हूँ। ये कलरफुल सी पिक्चर है, तो आप देख सकते हो आसपास छोटे छोटे हिल्स हैं यहाँ पे आपके लोकटक लेक के आसपास, और फुमडीज आपको मतलब फ्लोटिंग टाइप के यहाँ पे जो लैंड मासेस हैं वो दिख रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक डियर पाया जाता है। लोकटक लेक में फुमडीज के ऊपर घूमता हुआ एक डियर पाया जाता है। वो डियर काफ़ी नोन और काफ़ी फेमस है। उस डियर का नाम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। डियर मतलब हिरन। ठीक है भाई, फिर नेक्स्ट बात की जाए तो ओवरऑल आप देखोगे तो ये मिजोरम जो है, दिस इज बेसिकली अ मोलासिस बेसिन। मोलासिस बेसिन मतलब कि छोटे छोटे सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स आसपास की नदियों की तरह लाए गए, यहाँ पे डिपॉजिट कर दिए गए। डिपॉजिट हो के जो ज़मीन बनी हुई है, ज़मीन के ऊपर ये मिजोरम खड़ा है। फिर आप देखोगे कि नागालैंड में जो नदियाँ हैं वो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज बनाती हैं। फिर मिजोरम और मणिपुर की दो दो छोटी छोटी नदियां बराक की ट्रिब्यूटरीज है। बराक खुद मेघना नदी की ट्रिब्यूटरी। मेघना नदी कहाँ बहती है, बांग्लादेश के अंदर बहती है। ठीक है भाई, फिर द रिवर्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ मणिपुर आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ चिंदविन। तो मणिपुर के ईस्टर्न पार्ट से एक नदी निकलती है जो कि अब चिंदविन में जाके मिलती है। तो मणिपुर के यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट से एक नदी निकलती है, वो चिंदविन में जाके मिलेगी, और चिंदविन इन टर्न जाके किससे मिलेगी, तो चिंदविन इन टर्न जाके मिलेगी इरावदी नदी से। और इरावदी नदी इज अ वेरी इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ म्यांमार। ठीक है भाई, फिर बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स की। हालांकि मैं आपको बता दूं कि नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया। देखिए नदियों के रिस्पेक्ट में बात ज़्यादा मत परेशान होइएगा, क्योंकि नदियों के बारे में हम आगे भी ड्रेनेज चैप्टर में बात करेंगे। बट पहाड़ों की लोकेशन, लोकटक लेक, ये सब मैंने आपको यहाँ पे नया बताया है व्हेन इट कम्स टू ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस। बाकी 3 ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस जो आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, उनको याद रखिएगा, पतकैबो, नागा हिल्स, मिजो हिल्स और मणिपुरी हिल्स। ठीक है, फिर यहाँ पे मेघालय में गारोक हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स। पहले की अगर आप एनसीईआरटीज देखते हुए आ रहे हैं, वहाँ पे मैंने आपको बताया। इस बुक में भी इन सब चीज़ों के बारे में आगे काफ़ी बातचीत होगी। नॉर्दर्न प्लेस भी पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको। आप बोलोगे कहाँ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो जब एनसीईआरटी 9th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ा रहा था तब मैंने बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बताई थी। मतलब जितना वहाँ लिखा है उससे बहुत ज़्यादा बताया था। यहाँ पे एक बार क्विक रिवीजन करा दे रहा हूँ। तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो एल्यूवियल डिपॉजिट से बने एक जियोसिंक्लिन डिप्रेशन बना था, जिसमें 1000 से 2000 मीटर का खड्डा था, उसको भर दिया तो एल्यूवियल सॉइल बन गया। इसकी मैक्सिमम डेप्थ कितनी, 1000 से 2000 मीटर। ये जियोसिंक्लिनल डिप्रेशन कैसे बना था ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है दे एक्सटेंड ओवर अप्रॉक्सीमेटली 3200 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये देखिए, ये पूरा का पूरा आपको नॉर्दर्न प्लेन का ही इलाका नजर आ रहा है। दीज आर ऑल नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, ये जितने भी एल्यूवियल डिपॉजिट्स हैं ये सब आपके नॉर्दर्न प्लेन्स के ही हिस्से हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स के। 3200 किलोमीटर इसकी ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट है, और इसकी जो चौड़ाई है कहीं कहीं पे 150 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर के बीच में आती है। इस पर्टिकुलर आप कह सकते हो नॉर्दर्न प्लेन्स को 3 जोन्स में बांटा गया है, नॉर्थ टू साउथ। एक है भाबर बेल्ट, एक है तराई बेल्ट, एक है एल्यूवियन प्लेन्स। और ये जो एल्यूवियल प्लेन्स है वो खादर और भंगर दो में बटे हुए हैं। बेसिक जानकारी आपको बता दे रहा हूँ, फिर आपको बताता हूँ। भाबर क्या है, भाबर मोटे मोटे बोल्डर्स, मोटे मोटे पत्थर। क्या होता है कि जैसे फुट प्लेन्स आते हैं ना हिमालय के, जैसे हिमालय की चोटी हाइट खत्म होती है तो वहाँ पे मोटे मोटे ऐसे ऐसे बोल्डर पड़े रहते हैं।
अब इन बोल्डर्स के ऊपर पानी नहीं बह सकता, जो कि इन बोल्डर्स में बहुत सारे डिप्रेशन, तो पानी इनके नीचे चला जाता है। जब ये बोल्डर्स क्रॉस कर जाते हैं तब आता है आपका तराई प्लेन। तराई प्लेन में आपके सॉल्ट मतलब पानी बाहर निकल आता है और वो पानी इरेगुलर पैटर्न में कहीं पे भी बह रहा होता है। देखिए क्या लिखा हुआ, भाबर इज अ नैरो बेल्ट रेंजिंग फ्रॉम 8 to 10 किलोमीटर्स पैरेलल टू द शिवालिक फुट हिल्स। जहाँ पे शिवालिक फुट हिल्स खत्म हो रहे हैं, जहाँ पे स्लो ब्रेक हो रहा है, वहां से आपका भाबर शुरू हो रहा है। और भाबर में जो स्ट्रीम्स और नदियां हैं वो गायब हो जाती हैं। और ये जो स्ट्रीम्स और नदियां हैं जब भाबर क्रॉस कर जाती हैं तो उसके साउथ में तराई बेल्ट है, वहां पे निकल के आती हैं। तराई बेल्ट की जो अप्रॉक्सीमेट विड्थ है वो 10 से 20 किलोमीटर है। तो तराई बेल्ट में ये जो स्ट्रीम्स और रिवर्स हैं ये री इमर्ज करती हैं, लेकिन ये हैफेजर्ड वे में इधर उधर री इमर्ज करती हैं। इनका कोई सेट चैनल या पैटर्न नहीं। तराई के बाद अगर आप देखोगे तो आती है आपकी भंगर और खद्दर। अच्छा, तराई की बात की जाए तो तराई में अच्छे खासी नेचुरल वेजिटेशन और वेराइड वाइल्ड लाइफ मिलती है। ये जो मधेसीज जहाँ रहते हैं ना साउदर्न नेपाल में, ये पूरा का पूरा तराई का इलाका है। और तराई के साउथ में भी आप चले जाते हो तो आपको दो प्रकार के एल्यूवियल प्लेन्स दिखेंगे, एक भंगर और एक है खद्दर। ठीक है भाई, खादर मतलब जो फर्टाइल है, भंगर मतलब जो फर्टाइल नहीं रहा है। अब देखिए यहाँ पे कुछ टेक्निकल चीजें लिखी हुई हैं जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, फिजिकल ज्योग्राफी बता चुका हूँ। दीज प्लेन्स हैव characteristic feature of mature stage of fluvial erosional and deposition landform such as sandbars, meanders, oxbow lakes, braided channels। देखिए सैंडबार, meanders, oxbow lake और braided channel ये क्या होते हैं 11th फिजिकल ज्योग्राफी मैंने आपको बताया। और ये भी बताया कि मैच्योर पार्ट ऑफ जो रिवर है वहां के फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स में आते हैं। ठीक है, इनको आप कभी कभी देखो कि ये रिवरीन आइलैंड भी बनाते हैं, सैंड बार्स भी बनाते हैं। सैंड बार्स में आपको पहले बता चुका हूँ, रिवरीन आइलैंड भी आपको पहले बता चुका हूँ। रिवरीन आइलैंड का एक बेसिक आइडिया मैं आपको पहले देता हूँ। मजूली नाम का आसाम में एक रिवरीन आइलैंड है, पूरी की पूरी एक डिस्ट्रिक्ट है। तो क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नदी बहती हुई जा रही, बहुत सारे डिपॉजिट्स हैं। कोई एक ऐसी जगह आई जहाँ पे डिपॉजिट्स जमा होते वो इतने बड़े हो गए कि रिवर उसके बगल से बहने लगी, उसको पार नहीं कर पाई। तो ये जो डिपॉजिट्स जमा हो के एक बड़ा सा लैंड मास बना लेंगे ना बीच में, रिवर्स के बीच में, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप रिवरीन आइलैंड्स बोलोगे। मतलब बहती हुई नदी के बीच में जो आइलैंड बन गया वो रिवरीन आइलैंड है। और सबसे बड़ा कौन है इंडिया में, मजूली आइलैंड। ठीक है, आसाम की एक डिस्ट्रिक्ट है ये मजूली आइलैंड। अब आप देखोगे कि ये जो इलाका होता है आपका ओवरऑल, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र रह रही है वहाँ पे अक्सर कर पीरियोडिक फ्लड्स, शिफ्टिंग रिवर कोर्सेज आते रहते हैं। अब इस पर्टिकुलर पैराग्राफ पे जाने से पहले एक बार मैं इसकी पूरी फोटो आपको दिखाना चाहूंगा ताकि चीजें थोड़ी और क्लियर हो जाए। इस फोटो में चीजें आपको थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी, नहीं तो आप बोलोगे सर कि ये तो बड़ा चलता हूँ टाइप का आपने बता दे। चलता हूँ नहीं बताया, अगर जिनको चलता हूँ लग रहा है तो मैं उनको बता दूं कि पहले मैं चीजें पढ़ा चुका हूँ या तो आपने पहले ठीक से पढ़ी नहीं है। ये हिमालय से नीचे गिरे तो ये फुट प्लेन शुरू हो गए, मतलब फुट प्लेन्स मतलब हिमालय के फुट में जब पहुंचा पानी। अब पानी इन बोल्डर्स के ऊपर नहीं बह सकता, रीजन भी बोल्डर्स में बहुत सारे डिप्रेशन है, तो पानी नीचे सीप कर जाएगा और नीचे बहेगा। पानी नीचे बहेगा, तराई पोर्शन में पहुंचेगा तो ऊपर आ जाएगा। तराई पोर्शन में ऊपर पहुंचेगा, तराई पोर्शन में आपको अच्छी खासी वेजिटेशन, अच्छी खासी वाइल्ड लाइफ दिखेगी। ठीक है, मार्शेस वगैरह, स्वैम्प्स वगैरह बहुत दिखेंगे। अब जैसे तराई क्रॉस करेगा ये पानी, दो तरीके के लैंड मास आपको बनते नजर आएंगे, एक है भंगर, एक है खादर। भंगर आपको खादर से थोड़ा दूर लग रहा है। ये जो खादर है ना ये बिल्कुल नदी के किनारे, ये नदी का फ्लो है, नदी का क्रॉस सेक्शन है और इसके बगल में आपको खादर दिख रहा है। और भंगर इस नदी से दूर दिख रहा है। क्या फर्क है दोनों में, भंगर दूर है, खादर पास है। चूंकि नदी की स्ट्रीम के पास है खादर, इससे हो क्या रहा है, इससे एक्चुअली में हो ये रहा है कि नदी जो सेडिमेंट्स ला रही है ना, वो सेडिमेंट्स रेगुलरली इस खादर वाले डिपॉजिट्स में जमा होती जा रही है। और उसके चलते जो खादर है वो नए सेडिमेंट्स के जमा होने के चलते फर्टाइल बना हुआ है। लेकिन भंगर भी एक समय पे ऐसा इलाका था जो खादर हुआ करता था, भंगर भी एक समय पे फर्टाइल हुआ करता होगा। लेकिन अब क्या है कि भंगर से दूर चली गई है नदियों की स्ट्रीम। तो चूंकि भंगर से दूर चली गई है नदियों की स्ट्रीम, अब आप बोलोगे नदियों की स्ट्रीम दूर क्यों चली गई, तो नदी अपना रिवर कोर्स शिफ्ट करती है, नदी डाउन साइड कटिंग करती है, जिससे उनकी डेप्थ बढ़ती जाती है। तो इनकी चौड़ाई जो है वो आप कह सकते हो कुछ जगहों पे कम हो सकती है। और बहुत से रीजंस मैंने आपको फिजिकल ज्योग्राफी में बताए जिसके चलते नदियां जहां पे पहले फ्लो कर रही होती वहां पे फ्लो नहीं करती। अब जहां पे वो पहले फ्लो कर रही थी वहां पे भाई पहले एल्यूवियम सॉइल लगातार डिपॉजिट्स हो रहा था, कंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स लगातार डिपॉजिट हो रहे थे। तो वो सॉइल लगातार रिप्लेनिश हो रहा था, फर्टाइल बना हुआ था। तो जब तक रिप्लेनिश हो रहा था तब तक खद्दर था।
एक बार नदी ने वहाँ पे सेडिमेंट जमा करने छोड़ दिए तब वो भंगर में कन्वर्ट हो गया। मतलब अब वहाँ पे आपको ज़्यादा फर्टाइल ज़मीन नहीं मिलेगी वेजिटेशन के लिए। गॉट इट। फिर आप देखोगे कि जो माउथ्स होते हैं रिवर के, गंगा होगी, ब्रह्मपुत्र होगी, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा की आसपास की मीन सी लेवल से हाइट कितनी? 50 से 100 मीटर। इनफैक्ट जब आप सुंदरबन डेल्टा में जाओगे तो छोटे 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 मतलब कंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स आपको दिख जाएंगे। मतलब ये जो डेल्टा फॉर्मेशन होता है ना आपका बे ऑफ बंगाल में सुंदरबंस वाला, ये इसमें इतना ज़्यादा सेडिमेंट गया हुआ है कि उन सेडिमेंट्स ने कहीं कहीं पे छोटे छोटे आइलैंड टाइप तक बना दिए हैं। और उन आइलैंड्स मतलब इतने बड़े आइलैंड्स कि लिटरली वहाँ पे लोग रह सकते हैं। बट फ्लडिंग वगैरह की समस्या वहाँ अक्सर कर होती रहती है। फिर यहाँ क्या बताया जा रहा है कि भाई स्टेट्स ऑफ हरियाणा एंड दिल्ली फॉर्म अ वाटर डिवाइड। अब हरियाणा दिल्ली वाटर डिवाइड कैसे बनाते हैं? क्योंकि भाई इनके एक तरफ से गंगा रिवर सिस्टम्स बहती चली जाती हैं और दूसरी तरफ से दूसरी डायरेक्शन में इंडस रिवर सिस्टम्स बहती चली जाती हैं। तो हरियाणा और दिल्ली, ये जो दो शहर हैं, इनके एक साइड पे वेस्ट में आपको इंडस रिवर बहती दिख रही है और दूसरे साइड पे ईस्ट में आपको गंगा नदी बहती दिख रही है। तो एक प्रकार का वाटर डिवाइड बन गया। मतलब एक नदी ऐसे जा रही है, एक नदी ऐसे जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आपका जो हिमालयज है वो वाटर डिवाइड है, उस प्रकार से हरियाणा दिल्ली का इलाका भी एक प्रकार से कह सकते हो आपका वाटर डिवाइड है। फिर आगे क्या बताया जा रहा है? द ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथवर्ड डायरेक्शन बिफोर इट टेक्स एंड almost 90 degrees southward turn at Dhubri before entering into Bangladesh. These river valleys plains have fertile soil cover while supports a variety of crops wheat, rice, sugarcane, jute. मतलब जो ब्रह्मपुत्र रिवर वैली है और इसके आसपास की जो भी नदियां हैं वो सब व्हीट, राइस, शुगरकेन, जूट उगाए जाने के लिए फेमस है और वहाँ पे जो सॉइल कलर है वो एल्यूवियल काफ़ी फर्टाइल है। एक चीज़ कि भैया ब्रह्मपुत्र आगे गई एकदम से 90 डिग्री टर्न लिया इसने धूबरी में, इस पर्टिकुलर पॉइंट को देख लेते हैं। ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा। यहाँ से पहले मैं थोड़ा इरोज कर देता हूँ। थोड़ा पुराने टाइप का सेटअप है मेरा, इसलिए थोड़ा समय लगता है। तो ये भैया आपकी ब्रह्मपुत्र नदी बहती हुई आ रही है। ये जैसे धुबरी पहुंचेगी ना, धुबरी में एकदम से इसने राइट कट मारा। इसके मतलब आप कह सकते हो मेघालय के बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में इसने राइट कट मारा और बांग्लादेश में एंट्री मार गई। तो ब्रह्मपुत्र धुबरी पे एकदम से राइट कट मार के बांग्लादेश में 90 डिग्री को ऑलमोस्ट कट मार के मारती है। अब यहाँ पे दिल्ली हरियाणा का एग्जाम्पल क्यों दिया गया? दिल्ली हरियाणा का एग्जाम्पल इसलिए दिया गया क्योंकि इंदस अपने डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी, फ्लो करती चली गई। गंगा अपने डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी, फ्लो करती चली गई। इंदस और गंगा के फ्लो में कहीं पे कोई 90 डिग्री का कट नहीं देखने को मिला। लेकिन ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी जिसने 90 डिग्री का कट मार के वो बांग्लादेश में घुस गई। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इफेक्टिव आपको वाटर डिवाइड बनता हुआ नजर नहीं आया। तो ये था पूरा एनालिसिस दोस्तों। आई होप ये एनालिसिस आपको यूजफुल लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगली पर्टिकुलर वीडियो में मैं कोशिश करूंगा इस टॉपिक को खत्म कर दूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय। टेक केयर।